Okay, good morning students. Let's today will come to know about the constraint or how we can create the table with the help of constraints. So first of all, you need to know what is constraint. We can say constraints are some checks or conditions on a particular field or more fields that is applied to a column or a set of columns. जब भी हम टेबल के अंदर डाटा डालते हैं तो हम उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि भाई हमारा डाटा जो है गलत एंटर ना हो जाए. सो वी कैन से दीज आर सम कंडीशंस और सम चेक्स ऑन ए पर्टिकुलर कॉलम टू अवॉइड सम रॉन्ग डाटा, टू एंटर रॉन्ग डाटा, राइट. गलत डाटा हमारा एंटर ना हो जाए, इसके लिए हम कुछ कंडीशंस लगा देते हैं अपने टेबल के ऊपर. फिर डेटा उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला डेटा ही हम उसके अंदर एंटर कर सकते हैं. वो हमारा कंस्ट्रेंट होता है, राइट. सो वी कैन से कंस्ट्रेंट्स रेफर्स टू ए कंडीशंस और ए चेक दैट इज अप्लाइड टू ए कॉलम या फील्ड और ए सेट ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल. कंस्ट्रेंट को अप्लाई करने के लिए हमारे दो बेसिक तरीके होते हैं. टू बेसिक टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर, और वी कैन से कि वी कैन अप्लाई द कंस्ट्रेंट्स इन टू डिफरेंट वेज. हम दो तरीके से कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं. एक तरीका होता है हमारा कॉलम कंस्ट्रेंट, जो एक इंडिविजुअल कॉलम के ऊपर लगता है जब हम टेबल बनाते हैं. जब हम किसी पर्टिकुलर फील्ड को डिफाइन करते हैं, ठीक उसके सामने जब हम कोई कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो वो हमारा कॉलम कंस्ट्रेंट होता है. और जब हमें कोई कंस्ट्रेंट एक या एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर अप्लाई करना हो तो उसको हम टेबल कंस्ट्रेंट के रूप में लेते हैं और उसको हम टेबल कंस्ट्रेंट बोलते हैं. टेबल कंस्ट्रेंट हमेशा लास्ट में यूज होते हैं. जहां आपकी टेबल बन जाती है फिर हम कंस्ट्रेंट लगाना स्टार्ट करते हैं. तो अभी वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि दोनों तरह से हम कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं जो आप टेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे. ठीक है. सो लेट्स कम टू नो अबाउट ऑल द कंस्ट्रेंट. आपके कंस्ट्रेंट होते कौन कौन से हैं? एक है आपका प्राइमरी की, यूनिक, नॉट नल, ठीक है, चेक, डिफॉल्ट, और एक होता है आपका फॉरेन की. ये आपके 6 डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं जो आप टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, राइट. प्राइमरी की के बारे में आपको मैंने पहले थोड़ा सा बताया भी था कि प्राइमरी की सबके बारे में थोड़ा बता देता हूँ. फिर एक एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ वी कैन यूज प्राइमरी की. अगर किसी भी फील्ड पे हम प्राइमरी की लगाते हैं तो वहां कोई डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होगी. ठीक है. सेम काम आपका यूनिक भी करता है. प्राइमरी की लिख दो चाहे आप यूनिक लिख दो, दोनों का एक ही काम होता है. दोनों ही डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करते. कहाँ अलाउ नहीं करते? जिस फील्ड के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, वो हम बाद में जब कोई बात करेंगे. ये नल वैल्यू को अलाउ करता है, ये नल वैल्यू को अलाउ नहीं करता. क्योंकि अभी आपको पता नहीं नल वैल्यू क्या होती है. नल वैल्यू मिसिंग वैल्यू, जहां पर आप कोई वैल्यू एंटर नहीं करते हैं उस वैल्यू को हम नल वैल्यू बोलते हैं. ठीक है. अगर किसी फील्ड के आगे आपने नॉट नल लगा दिया तो आप उसकी वैल्यू को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. उसके अंदर आपको वैल्यू फिल करनी ही करनी है. जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसके ऊपर स्टार लगा हुआ होता है तो आपको वो वैल्यू फिलअप करनी ही करनी होती है. ठीक है ना. रिक्वायर्ड जिसको बोलते हैं, स्टार लगा होता है तो वो वैल्यू आपको फिल करनी ही करनी है. आप उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते. तो इसी तरह से अगर हमने किसी पर्टिकुलर कॉलम के आगे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दिया तो दैट मीन्स यू हैव टू एंटर द वैल्यू. इट इज कंपल्सरी. चेक में हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं कि भाई हमारा जो डाटा है वो इस रेंज के अंदर होना चाहिए. वो किसी भी तरीके से आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो. हम डिफरेंट तरीके से यहाँ पर कंडीशंस को अप्लाई करके देखेंगे कि किस किस तरह से हम चेक का यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. और एक होता है डिफॉल्ट. डिफॉल्ट के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए हमें कोई ऐसा पर्टिकुलर फील्ड है जहां पर एक वैल्यू हमें बार बार फिल करनी होती है.
ठीक है। तो उस वैल्यू को बार बार फिल करते हैं। जैसे सपोज हमने स्कूल का नाम लिया हुआ है और स्कूल में हम बार बार ओपीएस 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 लिख रहे हैं, हमें लिखना पड़ रहा है, तो हम क्यों ना उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दें। अगर हम उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे तो चाहे हम उसके अंदर कोई वैल्यू भरे या ना भरे, फिर वो ओपीएस उसके अंदर आ जाए, अपने आप फिल हो जाएगा, राइट। अगर हम भरते हैं तो दैट इज ओके, और अगर हम उसको खाली भी छोड़ देंगे, खाली छोड़ने का भी अलग एक तरीका होता है, तो उसके अंदर वो जो डिफॉल्ट वैल्यू हम अप्लाई करेंगे वो अपने आप उसके अंदर एंटर हो जाएगी, ठीक है। फॉरेन की का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड टेबल होते हैं। देखिए, एक होती है आपकी पेरेंट टेबल, एक होती है आपकी चाइल्ड टेबल, ठीक है। पेरेंट टेबल के अंदर मान लीजिए कोई फील्ड है, सपोज PID, ये आपका प्राइमरी की है, PRI प्राइमरी की, ये काम कर रहा है। और भी फील्ड है इसके। चाइल्ड टेबल का भी सपोज CH या CID में ऐसे कोई फील्ड बना लेते, इसका अपना प्राइमरी की हो सकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यही सेम फील्ड आपका ऑलमोस्ट और भी फील्ड है, ये PID इसके अंदर आ गया आपका PID, ये यहां आपका फॉरेन की है, फॉरेन की, ये फील्ड आपका यहां भी होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके लिए फॉरेन की सेट की जाती है कि हम फॉरेन की को कैसे लिखेंगे, ठीक है। वो प्रैक्टिकल के टाइम पे, एग्जाम्पल के टाइम पे बताएंगे। अब देखिए, यहां पर PID के अंदर जो वैल्यूज होंगी वही वैल्यूज आपके चाइल्ड टेबल के अंदर भी होंगी। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 10 वैल्यूज है, यहाँ पे 8 वैल्यूज हो सकती हैं, 5 वैल्यूज हो सकती हैं, 6 वैल्यूज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो सारी वैल्यूज इनसे मैच होनी चाहिए, इनके बाहर की वैल्यू नहीं हो सकती, राइट। दूसरा, अगर हमें पेरेंट टेबल से कोई डाटा डिलीट कर देते हैं तो वो डाटा चाइल्ड टेबल से अपने आप डिलीट हो जाएगा। पेरेंट टेबल में अगर हम किसी रिकॉर्ड में कोई चेंज कर देते हैं तो चाइल्ड टेबल के अंदर भी वो डाटा अपने आप चेंज हो जाएगा, दैट इज इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, राइट। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। चलिए अभी हम लेट्स कम टू नो अबाउट ऑल दिस कंस्ट्रेंट विद एन एग्जांपल। हम एक टेबल बनाएंगे, उस पर कंस्ट्रेंट हम अलग अलग टेबल पे भी कर सकते हैं और एक साथ एक टेबल पे भी कर सकते हैं। अप्लाई करके देखेंगे कि हाउ दे विल वर्क। ओके, लेट्स कम टू नो विद एन एग्जांपल। ओके, लेट्स क्रिएट ए टेबल। सपोज क्रिएट टेबल से स्टूडेंट, हम अपनी वही टेबल ले लेते हैं, आप कोई भी टेबल ले सकते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा कि टेबल कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट टेबल्स। सो फर्स्ट अपना फील्ड का नाम था एडम एनो, कुछ भी ले सकते हैं कोई और, सपोज इंट 5 प्राइमरी की। अब ये आपका कंस्ट्रेंट है, प्राइमरी की लग गया इसके ऊपर, इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं होगी, राइट। सेकेंड है सपोज आपका नेम कैर या वेर कैर 10, 15, 12 जो भी आप फील्ड देना चाहें। सपोज मुझे इसके ऊपर कोई फील्ड नहीं लगाना है, नहीं लगाई, कॉमा लगा दीजिए, राइट। सपोज तीसरा फील्ड मुझे लेना है से रोल नंबर, रोल नंबर इंट 3, 4 जो भी आप फील्ड देना चाहें, राइट। फिर आप जो है इसके ऊपर लगाइए यूनिक, क्योंकि यूनिक के अंदर भी आप कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हैं, राइट। चलिए 2 फील्ड लगे आपके। सपोज मैं नेक्स्ट ले लेता हूं क्लास, सपोज कैर या वेर कैर, कैर या वेर कैर ले लेते हैं। चलिए एक और डाटा टाइप वेर कैर से 5, और मैं इसको कर देता हूं नोट नल, नोट स्पेस नल, NULL। ये तीसरा कंस्ट्रेंट लग गया आपका,
ठीक है, इस तरह से। और फोर्थ ले लेते हैं, सपोज स्कूल नेम या एस नेम। स्कूल नेम ले लिया हमने, फील्ड का नाम एस नेम रख दिया। वेयर केयर और स्कूल नेम में सपोज में 3 वर्ड लिखने हैं, ओपीएस या तो कुछ भी, या हमने 10 कैरेक्टर ले लिए। डिफॉल्ट सपोज ओपीएस, हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू ये चली जाए इसके अंदर। अगर हम अपनी तरफ से कुछ बढ़ते हैं दैट इज ओके, राइट। सो अगर आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है, सपोज कोई तो डिफॉल्ट मान लीजिए फी है। ऐसे ही मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, फी है। सपोज मैंने यहाँ पे इंट या फ्लोट वैल्यू ली, 3 4 कोई भी वैल्यू रख दी, और मैं लिखना चाहता हूँ डिफॉल्ट भाई सपोज 1000 फी। डिफॉल्ट फी है सपोज सबकी, हमें नहीं पता कि फी कितनी है, तो इसको बिना इन्वर्टेड कॉमा लिख दीजिएगा, राइट, फिर कॉमा। सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द डिफॉल्ट वैल्यू। एसक्यूएल के अंदर डिफॉल्ट इक्वल टू साइन आता है, लेकिन माइस्क्यूएल के अंदर बिना इक्वल टू साइन भी आपका चलेगा। एक और कंस्ट्रेंट आपका रहेगा चेक। सपोज मार्क्स आपका है सपोज इंट या फ्लोट, और 3 डिजिट का मैंने दे दिया, और मैं यहाँ पे करता हूँ मार्क चेक मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। या कोई सपोज दूसरा फील्ड ले रहे हैं, सपोज मैं मार्क्स की जगह एज ले रहा हूं, एज इंट। अब 3 डिजिट से ज्यादा कितने एज हो नहीं सकती किसी की, एक्चुअली तो 2 ही होती है। चलिए चेक एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब सपोज आप वोटर लिस्ट बना रहे हैं, तो वोटर लिस्ट में या क्या किसी की एज आप 18 से नीचे डालेंगे तो वो वोटर लिस्ट रॉन्ग हो जाएगी, तो वहां पर आप एज डालेंगे। आपको चेक कैसे लगाना है, पहले फील्ड बनाना है पूरा, उसके बाद चेक लिखना है, चेक के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट के अंदर आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। तो इस तरह से कोई भी इनमें से एक रख लीजिएगा, कंडीशन आपको ऐसे लगानी है, राइट। तो मैं एज को हटा देता हूँ, मार्क्स को रख लेता हूँ, ठीक है। कोई भी एक इस तरह से आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। और जो भी आपका फील्ड है, लास्ट फील्ड आपने लिया सपोज DOB और उसके आगे डेट। मैंने बताया था कि डेट पे आपको विड्थ प्रोवाइड नहीं करनी है, इट विल टेक बाय डिफॉल्ट इन द YYYYMMDD फॉर्मेट, ओके। इस ब्रैकेट को आप क्लोज कीजिए और लास्ट में सेमीकोलन लगा के एंटर कर दीजिएगा। आपकी टेबल जो है वो बन गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो कंस्ट्रेंट हमने लगाए हैं इसके ऊपर, इनका रोल क्या है, ये कैसे हमें पता लगेगा इनका रोल क्या है। इनका रोल हमें तब पता लगेगा जब हम इनके अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे, जब टेबल के अंदर हम डाटा वैल्यू डालेंगे। अब देखिए ये टेबल आपकी बन गई। मैंने बताया था आपको हाउ टू इंसर्ट द डाटा इनटू द टेबल। डाटा को कैसे इंसर्ट करना है, तो उसके लिए एक ही कमांड मैंने आपको बताई थी, इंसर्ट। माइस्क्यूएल के ऊपर आप कमांड लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम से स्टूडेंट, उसके बाद वैल्यूज। अब आपने सबसे पहली वैल्यू देनी है एडमिशन नंबर की। स्कूल मैंने 1001 दे दिया, ठीक है। दूसरी वैल्यू देनी है नेम की, कुछ भी XYZ मैंने लिख दिया, कोई भी नाम फिल कर दिया। तीसरी वैल्यू रोल नंबर देना है। रोल नंबर मैंने सपोज आपको यहाँ से 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 8 11 दे दिया, राइट।
कॉमा क्लास मुझे देनी है सपोज 12 मेडिकल, और एस नेम स्कूल नेम देना है मुझे सपोज, चलिए अभी तो मैं ओपीएस लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसका रोल कैसे होगा, ठीक है। कॉमा फिर मैंने मार्क्स जो है वो डाल दिया से 85, और फिर मैंने जो है डेट इसके अंदर एंटर कर दी, कोई भी डेट, सपोज 1995-03-29 एनी डेट, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे इसके अंदर इसका यूज कहाँ हुआ, बिल्कुल हुआ है। देखिए यहाँ पर इसका यूज हुआ है, ये जो वैल्यू आपने डाली है 85, क्या ये वैल्यू 60 से ज़्यादा है, ग्रेटर है? यस। अगर आप यहाँ किसी तरह से 60 डाल देते हैं या 55 डाल देते हैं, चलिए हम इसको दूसरे में अप्लाई करते हैं, सेम कमांड हम देंगे, जब दूसरा रिकॉर्ड डालते हैं, अगर आपने दोबारा से 1001 डाल दिया तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने प्राइमरी की लगाया हुआ है। अगर आपने गलती से रोल नंबर 11 दिया है, दोबारा से कहीं भी इस टेबल के अंदर रोल नंबर 11 दोबारा से डाल दिया तो भी एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर यूनिक लगा हुआ है, राइट। अगर इसके ऊपर यूनिक लगा हुआ है तो वो भी डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं होने देगा, वो नल वैल्यू रख सकता है यहाँ पे। बट अब तीसरा है क्लास। अगर आपने ये क्लास की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द वैल्यू ऑफ क्लास, आप उसको इधर नल छोड़ देना चाहते हैं, उसको खाली छोड़ देना चाहते हैं, तो उस पोजीशन में भी आपकी एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने नॉट नल लगाया हुआ क्लास के ऊपर। आप क्लास की वैल्यू को आपने हर हाल में फिल करना ही करना है, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसको नल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। डिफॉल्ट को भी हम बाद में बात करेंगे थोड़ी सी, डिफॉल्ट वैल्यू कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए अब आपने मार्क्स जो है वो 55 डाल दिए, मार्क्स को आपने क्या डाल दिए 55, तो क्या ये कंस्ट्रेंट इसको अलाउ करेगा? क्योंकि आपने मार्क्स के लिए चेक लगाया हुआ है, मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, उसकी वैल्यू 60 से ज्यादा होनी चाहिए। अब मेरा मतलब ये नहीं कि आप 60 लिख सकते हैं, कोई भी कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये कंस्ट्रेंट काम करेगा, ठीक है। तो जो भी कंडीशन आपने यहाँ अप्लाई की है, मैं तो पहले लगाने का तरीका बताया कि आपको चेक कैसे लगाना, कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हैं, दुनिया की कोई भी कंडीशन। तो अगर आपने 55 वैल्यू दे दी तो क्या ये रिकॉर्ड एंटर होगा? नहीं होगा। तो देखिए ये 5 कंस्ट्रेंट 1 2 3 4 5 कंस्ट्रेंट मैंने फॉरेन की को छोड़ के बाकी सारे के सारे कंस्ट्रेंट मैंने एक ही टेबल के अंदर यूज करके आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम ये वैल्यू एंटर करेंगे, अगर ये वैल्यू इस कंस्ट्रेंट की रेंज से बाहर है या जो कंडीशंस आपने लगाई है अगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं करती है, तो वो रिकॉर्ड आपका एंटर नहीं होगा उस टेबल के अंदर। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay, let's come to know how we can insert null values in our table. So, for example, suppose we have a table name EMP, employee, ठीक है? In that table, we will enter all the information about the employees. Suppose employee number, employee name, job, MGR, hire rate, salary, commission, department number, ठीक है? These are our field name. And we want to insert the values inside that. We can write like this, insert into, जैसे हम student लिखा था, we write the employee. We have to define all the columns first, and after that we can define null. देखिए, this is the EMP number, this is the E name, this is the analyst और this is the MGR. अब MGR के अंदर हमने null लिख दिया, कोई वैल्यू नहीं थी उसको. This is suppose hire rate. This is the value of salary, this is the value of commission. Commission also is null. And this is the value of department number. Or you can easily write in a straightforward way null. जिसकी भी वैल्यू आपको null देनी है, आप उसकी वैल्यू को null दे सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं, सपोज
मैं लिखता हूं इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम से स्टूडेंट, राइट। और अभी आप देखिए जितने भी फील्ड थे वो सारे फील्ड आपको एक बार यहाँ डिफाइन करने हैं जिसको आपने वैल्यू देनी है। सपोज मुझे डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करवानी है इसके अंदर, तो मुझे पता है कि एडमिशन नंबर ऐड मेनू ये वैल्यू मुझे देनी है, नेम की वैल्यू मुझे देनी है। सपोज तीसरा फील्ड हमारा क्या था, रोल नंबर, क्लास, या जो भी आप मानिए, रोल नंबर और एक क्लास था और एक स्कूल नेम था शायद, एस नेम। एस नेम की मुझे वैल्यू प्रोवाइड करवानी है, तो मुझे ये नहीं लिखना है यहाँ पे, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको एस नेम। इसकी मुझे वैल्यू प्रोवाइड करवानी है, डिफॉल्ट लगाया हुआ है इस फील्ड पे मैंने, डिफॉल्ट ओपीएस लगाया हुआ है, तो मुझे इसकी वैल्यू को प्रोवाइड करवाना है टेबल को, तो मुझे ये वैल्यू नहीं लिखनी है। और सपोज उसके मार्क्स थे और क्या था उसका डीओबी, सपोज ये मान के चलिए आपको ये ब्रैकेट में उन फील्ड्स के नाम लिखने हैं जिनको आपने वैल्यू देनी है, आपको इसकी वैल्यू नहीं देनी है, तो इसको आपने नहीं लिखना है। उसके बाद लिखा जाएगा वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर अब आप एडमिशन नंबर की वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए 1005 से, नेम मैंने डाल दिया XYZ कुछ भी, कॉमा, रोल नंबर की वैल्यू डाल दी मैंने 35, क्लास 12 NM इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, मार्क्स की वैल्यू मैंने डाल दी 95 और डेट की कोई भी वैल्यू डाल दी, सपोज 2002-10-20 सेमीकोलन। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, आपके सपोज टेबल के अंदर 7 फील्ड थे, किसी की टेबल में 5 फील्ड हो गए, किसी में 4 फील्ड हो गए। आपने वैल्यू कितनी प्रोवाइड करवाई है, 1 2 3 4 5 6 फील्ड आपके साथ है, वैल्यू आपने 6 प्रोवाइड करवाई है, तो क्या होगा, कितनी वैल्यू जाएगी इस टेबल के अंदर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। अब चूंकि हमने एस नेम जिसके ऊपर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाया हुआ था उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाया है, तो अब जो डिफॉल्ट वैल्यू है एस नेम की वो अपने आप टेबल के अंदर एंटर हो जाएगी। बट आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि जिस फील्ड पे आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाया है उसको आप नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो मैंने हटा दिया है यहाँ पे, उस लिस्ट में नहीं है, बाकी की वैल्यू को प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। अगर आप बिना लिस्ट के प्रोवाइड करवाओगे तो आपको कम वैल्यू बताएगा वो, क्योंकि एक वैल्यू टोटल फील्ड तो आपके साथ है, वैल्यू आप 6 प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो अपने आप जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको इंसर्ट कर देगा, 7 वैल्यू दे देगा, राइट। तो इन दिस वे वी कैन यूज आवर डिफॉल्ट वैल्यू, राइट। Okay student, let's come to know how we can apply the table constraints. As I told you, table constraints always appear at the end of the definition of the table. मतलब at the end of the definition का मतलब है कि जो आप कॉलम कंस्ट्रेंट लगाते हैं वो आप बिल्कुल कॉलम का जब डिफाइन करते हैं तो उसके सामने लिखते हैं। फॉर एग्जांपल नोट पर क्या है, आपका कॉलम कंस्ट्रेंट है, क्योंकि ये कॉलम के ठीक सामने डिफाइन किया हुआ है। और टेबल कंस्ट्रेंट हम जब यूज करते हैं तो वो हमेशा लास्ट में लिखे जाते हैं, यानी कि जब टेबल पूरी बन जाती है उसके बाद हम कंस्ट्रेंट लगाना स्टार्ट करते हैं, और उसमें कंस्ट्रेंट का नाम पहले आता है, फील्ड का नाम बाद में आता है। यहाँ उल्टा होता है, फील्ड का नाम पहले आता है, कंस्ट्रेंट का नाम बाद में आता है, राइट। टेबल कंस्ट्रेंट में आपको रिवर्स करना है, पहले फील्ड का कंस्ट्रेंट का नाम लिखना है। जैसे मैंने इस टेबल के अंदर 4 फील्ड लिए, टेबल का नाम है आइटम, आई कोड, डिस्क्रिप्शन, ROL, QOH, क्वांटिटी, होल्ड, जो भी नाम है कुछ रख दिए ऐसे ही। और ये आपका यहाँ पे कॉमा आ गया, यहाँ पे कॉमा आ गया, यहाँ पे कॉमा, ये कॉमा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए चेक कंस्ट्रेंट लगाया कि ROL की जो वैल्यू है, ROL की जो वैल्यू है वो QH से लेस होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी कंडीशन है।
जबकि आपने एक कंडीशन पहले लगाई थी, जब हमने कॉलम कंस्ट्रेंट किया था तो इसमें ऐसे लगाई थी, मार्क्स में ऐसे लगाई थी अपने, मार्क्स इंट सपोज 3 4 जो भी था, फिर आपने लिखा था चेक मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और व्हाटएवर। तो देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए, ये आपका कॉलम कंस्ट्रेंट है क्योंकि आप कॉलम के सामने कंडीशन लगा रहे हैं, ये टेबल कंस्ट्रेंट है। टेबल कंस्ट्रेंट में पहले आपका फील्ड कंस्ट्रेंट का नाम आएगा, फिर आपकी कंडीशन आ गई, ठीक है। यूनिक आपने लगाया था शायद रोल नंबर के ऊपर, आपने लिखा था रोल नंबर इनटू 2 और 3, फिर आपने उसके आगे लिखा था यूनिक। इट मींस ये आपका कॉलम कंस्ट्रेंट है, दिस इज कॉलम कंस्ट्रेंट। ये आपका यूनिक कैसे लगा हुआ है, टेबल कंस्ट्रेंट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेबल कंस्ट्रेंट। यानी कि टेबल कंस्ट्रेंट हमेशा लास्ट में लगेंगे। कभी भी आपको एक से ज्यादा फील्ड के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लगाना है तो वो टेबल कंस्ट्रेंट के रूप में ही लगेगा, ठीक है, कॉमा लगा दीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी भी फील्ड में प्राइमरी की लगाना है, सपोज मैं इसमें एक फील्ड और जोड़ देता हूं, कोई भी से आइटम नंबर, ऊपर मैंने आइटम नंबर एक फील्ड बनाया हुआ है ITNO, ठीक है, इंट 5 कॉमा, मैंने एक फील्ड और बना दिया। अब मैं इस फील्ड के ऊपर प्राइमरी की लगाना चाहता हूं तो ऐसे लगाया जाएगा, प्राइमरी की और ब्रैकेट में ITNO आइटम नंबर। क्योंकि ये मैंने लास्ट यहां खत्म कर दिया था, अब मेरी टेबल यहां पे खत्म होगी। आपको भूलना नहीं है, जो ब्रैकेट आपने स्टार्ट की थी बिल्कुल लास्ट फील्ड के बाद वो ब्रैकेट क्लोज होगी और सेमीकोलन केवल वहीं लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। तो देखिए ये आपका टेबल कंस्ट्रेंट है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, कॉलम कंस्ट्रेंट, जब आप कॉलम डिफाइन करते हैं उसके सामने जो कंस्ट्रेंट लगाते हैं उसके राइट हैंड साइड की तरफ, तो वो आपके कॉलम कंस्ट्रेंट होते हैं। और टेबल कंस्ट्रेंट हमेशा टेबल के जब सारे फील्ड पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद लगाना चालू करते हैं, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में लगते हैं और फील्ड आपके राइट हैंड साइड में आते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, काम दोनों का सेम है, बस फर्क इतना है कि कॉलम कंस्ट्रेंट आप केवल इंडिविजुअल कॉलम पे ही लगा सकते हैं, एक से ज्यादा कॉलम पे नहीं लगा सकते हैं। बट टेबल कंस्ट्रेंट आप एक से ज्यादा कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट में लगेंगे। यही एक डिफरेंस है, काम दोनों का सेम है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलम की जो कंस्ट्रेंट है, दो बेसिक टाइप होती है आपकी, कॉलम कंस्ट्रेंट और टेबल कंस्ट्रेंट, राइट। दोनों का तरीका आपने देख लिया कैसे उनको यूज करना है। इस तरह से ये 6 डिफरेंट टाइप के आपके कंस्ट्रेंट होते हैं, दो तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। So okay student, I hope now you have a fair idea about how we can apply the different constraint, either column constraint or table constraint. Okay, these are very simple commands. You need to do little bit practice of writing, learning every day. आप एक पेपर के ऊपर कुछ पर्टिकुलर कमांड्स लिख के देखिए, रोज उनको चेक कीजिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। +1 के अंदर भी आपने इनको रीड किया है, तो अभी तक आपने जो है वो एक डाटाबेस को ओपन कैसे करना है, डाटाबेस क्रिएट कैसे करना है, एक टेबल के अंदर एक डाटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल बनी हुई है उसको देखने के लिए आपको मैंने कमांड बताई है। किसी टेबल का स्ट्रक्चर आप कैसे शो करा सकते हैं, हाउ वी कैन डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, हाउ वी कैन क्रिएट ए टेबल विदाउट कंस्ट्रेंट और विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट आपको यूज कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने उसके अंदर डाटा इंसर्ट कैसे करना है, ठीक है ना, नल वैल्यू को कैसे प्रोवाइड करना है और डिफॉल्ट वैल्यू को कैसे यूज करना है, राइट। और कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं, कैसे उनको अप्लाई करना है, ये सब कुछ आपने इस वीडियो के अंदर सीखा है।
I hope कि everything is clear now to you, right? Again, I am saying कि do practice of all the things. जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको लिखना नहीं आएगा, पेपर में आपको लिखना पड़ेगा. जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा लिखना आएगा और उतने ज़्यादा अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे. बिकॉज यू नो इट्स टोटली गेम ऑफ प्रैक्टिस. आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए. ओके, इसको कागज पे लिख के देखिए, इसको अपनी नोटबुक में मैच कीजिए और लिखिए. जिसने नहीं लिखा है याद कीजिए इसको. ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. आई होप कि नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. थैंक यू.